नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम करेंगे आरपीएफ एसआई 2024 के सभी शिफ्ट में आए डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसको आप बेस्ट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं आरपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार आरपीएफ ने अच्छे लेवल का पेपर सेट किया था, जो कि थोड़ा टाइम टेकन भी था। कुछ नए सवाल भी पूछे गए थे जो पहले वो ट्रेडिशनल सवालों से पूछता था। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मनीष की एवरेज इन अर्निंग जो है पर मंथ इन दी फर्स्ट 3 मंथ ऑफ अ ईयर। देखिए, एक साल के पहले 3 महीने की एवरेज इनकम जो है मनीष की वो दे रखी है 8,784 रुपये। वहीं वो कहता है कि अप्रैल की जो उसकी अर्निंग है वो इस एवरेज के 25% ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। अब वहाँ पे ये कहता है कि पूरे साल की उसकी एवरेज अर्निंग जो है वो है 99,085 रुपये। तो हमें ये बताना है कि मई से दिसंबर तक की एवरेज इनकम उसकी क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे एक लाइन के अंदर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सम एवरेज समझ लीजिए। एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन नंबर, है ना। जितने संख्याओं का हमने सम किया है उसका नंबर। तो यहाँ से अगर हम देखें सम निकालना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, एवरेज को गुणा कर देते हैं नंबर से, संख्या से, कि कितने नंबर्स हैं जिनका हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सम की बात करेंगे। तो सम देखिए क्या होगा, उसके पूरे साल की एवरेज इनकम है 99,085। पूरे साल, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, अब इसमें से हमको माइनस कर लेना है। माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले 3 महीने की जो उसकी एवरेज इनकम है वो है 8,784। तो इसकी संख्या कितनी है, कितने महीने की, 3, तो इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं। प्लस अप्रैल की जो बात हो रही है, अप्रैल की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है इन 3 महीनों की एवरेज से। तो देखिए, 25% जो होता है वो होता है एक ज़्यादा, कितने पे, 4 पे। तो जो अप्रैल की इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8,784 का 125%, जिसको हम 5/4 भी कहते हैं। यानी कि 4 पे एक ज़्यादा, तो 5/4 ही हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, सम। तो ये हमारा सम हो गया। नंबर, अब नंबर क्या है कि हमें मई से दिसंबर तक की उसके सैलरी का एवरेज निकालना है। तो मई से दिसंबर तक के कितने मंथ हो जाएंगे टोटल, ये टोटल मंथ हो जाएंगे 8। ठीक है, ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 जो है दोनों जगह अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, नीचे 8 हो गया, माइनस, अब यहाँ 8, 7, 8, 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाता है 3 + 5/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12, 5, 17/4 इधर हो जाता है। तो ये 17/4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, तो 4 से इसको आप 2 बारी में काटेंगे, 4 से 3 बारी में, और ये 2 से यहाँ पे कट जाएगा। और इसको जब आप 2 से काटेंगे तो 4,9,542.5 ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 से इसको काटेंगे तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 72, और 8 8 64 हो जाता है। और इसको 4 से अगर आप काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 2, 7 और आ जाता है 4.5। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो आपका आंसर जो आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वो आ जाएगा आपका 5.7268 और 41। ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको। जब आप 274.5 को 17 से इंटू करेंगे तो ये आ जाता है इतना, 6 और 6 और 4, तो ये आ जाएगा इधर पॉइंट। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 6। तो देखिए यूनिट डिजिट में 61 आएगा। तो यूनिट डिजिट में 61 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी के अंदर है, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 6 और 1। तो इसका मतलब यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एवरेज दे रखा है 41 नंबर्स का 16। ठीक है, और एवरेज जो है पहले 17 नंबर का एवरेज 27 है, और लास्ट 27 नंबर का एवरेज 26 दे रखा है। ठीक है, अब ये कहता है कि 17 नंबर को अगर हम स्टार्टिंग से 17वें नंबर को अगर हम हटा दें तो एवरेज क्या होगा बाकी बचे हुए नंबर का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि अगर हम 41 नंबर का एवरेज देखें तो वो कितना है, 16। ठीक है, वहीं स्टार्टिंग के 17 नंबर का एवरेज कितना है, 27, और लास्ट के 25 नंबर का एवरेज कितना है, 26। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से 11 ज़्यादा है। और ये नंबर एवरेज से कितना ज़्यादा है, 10। और ये 11 कितने पे ज़्यादा है, 17 नंबरों पे, 17 संख्याओं पे 11 ज़्यादा है। और ये 10 जो ज़्यादा है वो 25 संख्याओं पे है। ठीक है, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 187 हो जाएगा, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारा, 250। ठीक है, कितना आ जाता है हमारा, 250। इसका मतलब क्या है
कि इन टोटल जो 17वां नंबर है वो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम 17th नंबर निकालने की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा इनका सम। तो 7 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 437 नंबर जो होगा वो एवरेज से 437 नंबर ज़्यादा उसका दिखाएगा जो 17th नंबर है। यही जो एक्स्ट्रा नंबर आया है इसी को हमें निकालना है, इसी को निकालना है, ये जो 17वां नंबर होगा। तो इसको जब निकालना है तो ये कितने पे बढ़ जाएगा, ये 437 है वो बढ़ जाएगा 40 पे, ठीक है, क्योंकि ये 40 में से थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो जब आप इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक बारी में गया और इधर से आपका आ जाएगा कितना 0.925, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इतना, तो एवरेज में से इतना संख्या आपकी घट जाएगी। तो पहले क्या था एवरेज 16, अब क्या हो जाएगा 10.925 इसमें से घट जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना 570.5, तो 5.07 आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इतने जल्दी करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जिसके अंदर आपको एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन पे जिसमें हम इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्सक्लूड और इंक्लूड, उस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को दोबारा देखिए, और ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसके अंदर हम कुछ एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, या फिर हम किसी बैट्समैन की इनिंग्स के स्कोर्स को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चंस में आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं, आपका सही आंसर और कम से कम टाइम में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 80% जो है वोटर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के इसमें वोटिंग करते हैं, वोटर लिस्ट के 80% ही जो है अपना वोट देते हैं। उसके बाद 53 वोट्स जो होते हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, और जो टोटल वोटर लिस्ट होती है उसके 48% वोट्स वोटर लिस्ट जो है उसके विजेता को मिलते हैं, और वो किस मार्जिन से जीतता है, वो 1013 वोट की मार्जिन से जीतता है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर कितने हैं वोटर के, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। तो मान लेते हैं कि 100 वोटर्स हैं, ठीक है, ये है हमारे वोटिंग लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 100 वोटर्स हैं, ठीक है। अभी इस 100 वोटर्स में से 20% 80% ने ही वोट डाला, तो 80 लोगों ने ही वोट डाला, ये हम मान लेते हैं। अब इसके बाद ये कहता है क्या कि इसके 48% जो है वोटिंग लिस्ट के, उतने ही बंदों ने विनिंग वाले को वोट दिए। तो अगर मैं विनिंग की बात करूं, 100 का 48% की बात होती है तो कितना हो जाता है हमारा 48। तो अगर यहीं मैं लूजर की बात कर दूं तो लूजर को कितने मिलेंगे, इनका डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारा लूजर, ठीक है, ये आ गया हमारा विनर। तो जो लूजर हो जाएगा उसको कितने मिलेंगे, 80 - 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32 वोट्स, ठीक है। तो लूजर को वोट मिले हैं 32 और जीतने वाले को मिले हैं कितने वोट्स, 48। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया, इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस आ जाता है 16 वोट्स का। तो ये 16 वोट से जीता है कौन, ये विजेता। तो ये 16 वोट्स की जो संख्या है वो किसके बराबर हो गई, वो बराबर हो गई है 1013 वोट्स के। लेकिन इसके अंदर में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 53 वोट जो इनवैलिड है, ठीक है। तो इनवैलिड वोट्स भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 960। तो ये 16 वोट्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 960, जो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कितना गुना है, 60 गुना। तो हमारा वोटिंग लिस्ट क्या हो जाएगा, ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो 100 का 60 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 6000। तो 6000 हमारे क्या हो जाएंगे, वोटर्स जो थे एक्चुअल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बताना है 3 साल पहले और 2 साल पहले किसी शहर की पॉपुलेशन का, जहाँ पे आज की डेट में जो जनसंख्या है वो इतना है, और वहीं ये बताया गया है कि हर साल जो जनसंख्या बढ़ी गई थी वो 25% से बढ़ी गई थी। तो 25% क्या होता है, हम सब जानते हैं कि 1 की बढ़त 4 पे, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो जनसंख्या 3 साल पहले थी वो क्या थी, जनसंख्या जो 3 साल पहले थी वो थी x3, ठीक है, 3 साल पहले की। तो अब इसमें 3 साल तक हमें बढ़ोतरी करनी है, यानी 1 की बढ़ोतरी 4 पे, तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। तो आज जनसंख्या कितनी हो गई है, ये हो गई है 19
4 टाइम्स 0, ठीक है, 1,90,000 ये आज जनसंख्या हो गई। अभी यहीं हम बात करें कि 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी x2, तो अब अगर 2 साल के बाद जो जनसंख्या बढ़ी वो क्या बढ़ी, 5/4, 5/4, और ये जनसंख्या हो गई इतनी, ठीक है, आज की डेट में। तो हमें ये डिफरेंस क्या निकालना है कि 3 साल और 2 साल पहले। अब आप ये देखिए कि कौन सी जनसंख्या बड़ी होगी। जो बड़ी होगी वो होगी आपकी दूसरी साल। क्यों? क्योंकि ये 3 साल पहले तो कम होगी और जनसंख्या साल भर साल बढ़ रही है, तो इसका मतलब 2 साल वाली ज़्यादा होगी। तो हमें एक्चुअल में डिफरेंस निकालना है x2 माइनस x3 का, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए कि 19 और ये 4/0 और ये इधर आके 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा जब ये पूरा इधर जाएगा, और ये जब पूरा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 5 का क्यूब। तो मैंने क्या करा, सीधा 19 4/0 को कॉमन ले लिया और ये 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब 5 क्यूब, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे ये सीधा सीधा 2 बारी इसको भी कॉमन ले लेता, 4 का स्क्वायर को 16 और 5 के स्क्वायर को 25, तो अंदर आ जाता मेरा क्या 1 माइनस 4 अपॉन 5, तो ये 5 इधर आ जाता, 5 में से 4 गया 1/5 ये आ गया, ठीक है। तो देखो 25 से ये 2 0 4 बारी में चला गया, 25 से ये 1 0 2 बारी में चला गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 190 4 2 8 इंटू 16, ठीक है। अब आप इसको यूनिट डिजिट से करेंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 तो आएगा, 8 6 48 होता है, 48 8 में कितना हो जाता है हमारा 72 72, तो यानी कि 2, तो लास्ट में जो आएगा डिजिट में वो क्या आएगा 20, ठीक है, क्या आएगा 20। तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए बाय ऑप्शन बी है जो मैच कर रहा है, जिसके लास्ट की 2 डिजिट क्या है 20, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल x, ठीक है, एक अंकित मूल्य किसी वस्तु का वो x रुपए दे रखा है और उसके ऊपर जो छूट दी जाती है वो कितने की दी जाती है 20% की। वो उस वस्तु को 351 पे बेच देता है उसके ऊपर वेट चार्जेस लगा के, ठीक है, वेट चार्जेस ऑफ 25% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि 25% का उसके ऊपर चार्जेस टैक्स लगा देता है डिस्काउंट प्राइस पे। तो हमें बताना है वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, जो सेलिंग प्राइस है वो अंकित मूल्य कितना हो गया x, ठीक है, ये इस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया, कितना हो गया 20% डिस्काउंट देने के बाद 80%। अब उसके ऊपर उसने 25% का टैक्स लगा दिया। अब जैसा कि मैंने बताया 25% क्या होता है, 1 का टैक्स 4 पे, तो यानी कितना हो गया ये 5/4, ठीक है। और उसने बेच कितने पे दिया उसको 351 पे, तो ये आ गया हमारा 351, ठीक है, यही हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब यही हमको निकालना है, तो ये 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से ये 2 बारी में चला गया, 4 2 8, या 8 कट गया, तो जो मेरा अंकित मूल्य था वो कितना था 351। तो इसका मतलब उसने 351 की अंकित मूल्य की चीज उसने घुमा फिरा के 351 पे ही बेच दी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 351, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेडर जो है किसी अंकित मूल्य पे 5% की छूट देता है, वहीं पे वो क्या करता है 4 आर्टिकल फ्री दे देता है 14 आर्टिकल खरीदने पे, ठीक है। और इस पूरे व्यापार के दौरान उसको 33% का गेन मुनाफा होता है। तो हमें ये बताना है, अच्छा हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ऊपर था, कितने प्रतिशत ऊपर था। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया गया है। 2 डिस्काउंट की बात की जाए तो एक तो ये 5% का और एक ये 4 आर्टिकल का डिस्काउंट 14 आर्टिकल पे खरीदने पे। तो अगर मैं नेट अगर यहाँ डिस्काउंट की बात करूँ, नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 5% प्लस अभी हमें इसका भी डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, यानी 4 डिस्काउंट मिला उसको कितने खरीदने पे 18 पे। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए मैं इसको 100 से इंटू कर देता हूँ, ये 2 बारी में चला गया, ये 9 बारी में, तो 200/9% का इधर इसको डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 200/9 माइनस 5 × 200 अपॉन 9 × 100, ये हमने निकाला है फॉर्मूला। तो ये 2 0 से 2 0 चला गया, तो इसको करेंगे तो ये 45 और ये हो जाता है हमारा 245/9 माइनस 10/9, तो ये आ जाता है हमारा 235/9%। ये हो गया हमारा क्या डिस्काउंट। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 235/9 गुणा 100 हो जाता है, 5 4 जा 5 7 जा 5 2 जा, तो यानी कि 47 का डिस्काउंट 180 पे। तो अगर मैं इसको अंकित मूल्य, इसको क्रय मूल्य और इसको
विक्रय मूल्य मान लूँ तो 180 रुपये की चीज़ को 47 रुपीज़ के डिस्काउंट पे बेचने पे कितने पे बेच देता है वो 133 पे, ठीक है 133 पे। वहीं उसको इस पूरे व्यापार में 33% का मुनाफा होता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ उसने कितने पे बेच दी 33 पे। तो देखिए दोनों तरफ सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सही मतलब इसमें हमें सेलिंग प्राइस बराबर नहीं करना है। तो अब ये कहता है कि अंकित मूल्य जो है हमारा वो क्रय मूल्य से कितने ऊपर है। तो देखिए कितना ऊपर है, 80 ऊपर है, ठीक है 80 ऊपर है, कितने पे 100 पे। तो 100 पे निकाली हुई चीज प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर क्या आ गया 80%। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी 80%, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वस्तु को, आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/10 पे अगर हम बेचते हैं तो उस निर्भय को 17% का लॉस होता है। तो ये बताना है यदि वो उस एक्चुअल जिस पे वो बेचता था उसके 88% पे बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस था उसका एक्चुअल, ठीक है एक्चुअल सेलिंग प्राइस था वो था कितना 10 रुपये, ठीक है हमने ऐसा मान लिया 10 रुपये था। लेकिन अभी उसको कितने पे बेचा जा रहा है 4/10, तो 10 का 4/10 कितना हो गया 4, तो ये हो जाता है अभी का सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐसा करने पे उसको 17% का घाटा होता है। तो 17% का घाटे का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के वो 83% पे बेचता है, ठीक है 83% पे बेचता है। और कितना पे बेच रहा है 4 पे, यही हुआ ना लॉस का मतलब कि उसके जो क्रय मूल्य है उसके 83% पे बेचता है तो 4 रुपये। यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो ये 400/83 इधर से आ गया, ठीक है ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब वो कहते हैं क्या कि 88% पे बेच दें, यानी कि इस 10 का 88% हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं 10 का 88% निकालता हूं तो ये मेरा कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरा कितना 88/10, ठीक है 88/10 अपॉन ये ऐसे कर लेंगे तो 10 से 80 क्या, तो 88/10 आ गया मेरा क्या, ये 44 और ये 5 44/5 ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब ये पूछता क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 44/5, कॉस्ट प्राइस आया मेरा इतना 4400/83 अपॉन 400/83 इंटू 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 83 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 44 और 83 का मल्टीप्लिकेशन देख के डरना नहीं है। एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया था पेपर इस बार, इसीलिए अच्छा पेपर आया था। तो आप ये 44 और 83 का कैलकुलेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसका सीधा आंसर लिखता हूँ तो 3652 हो जाता है, माइनस ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 2000/5 इंटू 83, ठीक है। अब ये नीचे क्या है 400 और ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये 83 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। तो देखिए ये 83 से 83 चला गया, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया और ऊपर ही कितना आ जाएगा हमारा 1652, ठीक है। जब ये 3652 में से 2000 जाएगा तो 1652 बचा, नीचे बच गया हमारा 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये 5 4 20 होता है, इसको मैं 20 लिख लेता हूँ और जब मैं 2 से काटूंगा इसको तो 8 2 4 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा मेरा, नीचे आ गया मेरा 82, 1 0 बचा होगा तो मेरा एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा तो 82.6% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक शॉपकीपर एक आइटम को 940 रुपये 8 पैसे में बेचता है 2 डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस अंकित क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए एक शॉपकीपर ने इतने पे बेचा, तो अगर मैं यहाँ पे नेट डिस्काउंट की बात करूँ तो क्या आ जाता है वही फॉर्मूले से 84 + 44 माइनस 84 इंटू 44/100, ठीक है। तो ये किसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 128 माइनस हो जाता है ये हमारा कितना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3696 होता है और नीचे 2 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 91। तो 9104% का जो होगा नेट डिस्काउंट आपको मिला है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो अंकित मूल्य है उसकी कितनी वैल्यू पे आपको सामान दिया गया है, वो 8.96, ठीक है इतने परसेंट पे दिया गया है, जिसके मतलब जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, शॉपकीपर ने कितने पे बेचा आपको 940 रुपये 8 पैसे पे। तो यहाँ से 1 पॉइंट हटा तो इधर से नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट बचा तो 2 0 और इस परसेंटेज का भी 2 0 आ गया,
ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये एक बारी में गया, तो कितना बच गया आपका, ये 4, ठीक है। कितना बच गया आपका 4 44 448 बच गया आपका। तो ये नहीं जाएगा, तो हमने 0.0 लगाया, नहीं आया, फिर एक आ गया 0। अब जब आप इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 हो जाता है, और 9 पंजे 45, 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 8 40 और 4 44। तो देखिए 44 80 आ गया, सीधा सीधा ये 10 10.5 से कट गया, 1 0 से 1 0 गया। तो जो अंकित मूल्य आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 10 5, और ये 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा 00, तो 10,500 रुपये का अंकित मूल्य आ गया, ठीक है। अभी वो कहता है कि अगर वो 10,500 रुपये की चीज़ को बेच देता उतने पे ही, तो उसका जो प्रॉफिट होता वो कितना होता 25%, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस के 5/4 पे बेचता, तो कितना 10,500। तो इसको हम कर देते हैं, ये कितना आ गया 2100। तो जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ जाएगा हमारा 8200, 8200। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 4 1 4, यानी 8400। तो इसका सही आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन डी, 8400 इसका आंसर हमारा सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 25% के प्रॉफिट यानी 5/4, ये मैंने अभी पहले बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कितने किलोग्राम 70 रुपये प्रति किलो वाले चावल को मिक्स किया जाए 63 kg चावल के, जिसका दाम है 90 रुपये प्रति किलो। जब उनको मिक्स कर दिया जाता है तो 15% के मुनाफे यानी गेन पे बेच दिया जाता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 96 रुपये 60 पैसे। अब देखिए 15% गेन का मतलब क्या होता है, 3 का मुनाफा कितने पे, 20 पे, यानी कि 20 की चीज़ को आपने 23 पे बेच दिया, ठीक है। इस 23 की वैल्यू दे रखी है 96 रुपये 60 पैसे, जिसको हम कहते हैं। तो ये कितना गुना है, यहाँ पे आप सीधा सीधा देखेंगे तो ये आपका 4.2 गुना है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगा ये भी हमारा 4.2 kg हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है 84। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है दोनों चावल के मिश्रण का वो है 84 रुपये प्रति किलो। तो 84 रुपये प्रति किलो, अब इसको हम एलिगेशन की मदद से बहुत आसानी से कर लेंगे। ये 70 रुपये प्रति किलो वाले को मिला रहे हैं हम कितने से, 90 रुपये वाले प्रति किलो पे, ठीक है। इधर आ जाता है हमारा कितना 14, और इधर आ जाता है हमारा कितना 6। तो जब हम इसका अनुपात लेंगे तो ये 3:7 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 की वैल्यू आपको 63 kg दे रखी है ना। तो ये कितना गुना है, सीधा सीधा 9 गुना। तो इस 3 की वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 27 किलो। तो यानी कि 27 किलो 70 रुपये प्रति किलो वाले चावल को हमें मिलाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक वेंडर ये घोषित करता है, मतलब ये इस तरीके का बोलता है कि वो गेहूं 25% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में चीटिंग करता है 35% वेट की, है ना। तो अब ये बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए अगर मान लेते हैं हम कि 1 ग्राम की जो दाम है, 1 ग्राम वीट का जो दाम है वो कितना है 1 रुपये, ठीक है। तो 1 kg का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 1000 रुपये के बराबर, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 1000 ग्राम 1000 रुपये की चीज़ वो कितने पे 750 रुपये पे बेच रहा है, वो इस तरीके का बोलता है, ठीक है। वहीं वो क्या करता है, लेकिन ग्राहक को 1000 ग्राम की जगह कितना देता है 650 ग्राम। इसका मतलब 650 का माल ही वो ग्राहक को देता है 750 बोल के। तो जो मुनाफा हुआ उसका ये डिफरेंस, तो यानी कि 100 रुपये का मुनाफा, और कितने का एक्चुअल में उसका पैसा लग रहा है, वो लग रहा है 650 ग्राम का ही पैसा लग रहा है उसका, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देते हैं, ये चला गया 5 से, ये 13 आ जाता है, 5 से 2, तो ये आ जाता है हमारा 200/13। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना 15 समथिंग। तो 15 समथिंग में कौन सा ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सूरज 598 किलोमीटर जो है 39 आवर्स में धारा के अगेंस्ट में किसी नाव से कवर करता है, और वो धारा की दिशा में अगर चले तो 12 घंटे में कवर कर लेता है। तो हमें स्ट्रीम यानी कि नदी की जो धारा है वो उसकी गति निकालनी है। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और विथ स्ट्रीम की बात करें तो बोट की स्ट्रीम और धारा की स्ट्रीम ऐड हो जाती है, और अगेंस्ट की हम बात करते हैं तो ये माइनस हो जाती है। तो अगर मैं x + y की बात यानी कि स्पीड की बात करूं तो वो कितना हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 598 अपॉन टाइम है उसका कितना, जो विथ द स्ट्रीम लग रहा है वो लग रहा है 12। अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो लगता है 598 अपॉन ये 39 आवर्स, ठीक है। और अब मैं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस हो जाता है, ये माइनस ठीक कट गया, ठीक, सॉरी
ये हमारा क्या कर लिया, ये कट गया और ये हो जाता है हमारा 2y, और इधर मैंने 598 कॉमन ले लिया है, 1/12 माइनस 1/39, ठीक है। तो ये 598 इधर हो गया, और ये जब हम एलसीएम लेते हैं 39 में से, तो ये 39 में से 12 जाएगा तो 27, ये 12 इतना 39, सीधा सीधा हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो आप देखिए 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाता है, ये 13 से कितनी बार में चला गया 4, और 13 6 78, तो ये 46 इधर हो गया, ठीक है। ये 2 से 6 बारी में, 2 से ये 23 बारी में, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना 27 हो गया, और 18 2 20/6, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 सेकंड, यहाँ पे क्या है, एक इधर 2 भी है, तो इस 2 से भी हम इधर इसको कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 12। तो अगर मैं 12 से इसको काटता हूँ तो एक बारी में चला गया, ठीक है, और बचा कितना मेरा 8 87 हो गया। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है मेरा 12 सत्ते 84, है ना। तो 17 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, और 17 पॉइंट समथिंग में हमारा कोई एक ही ऑप्शन दे रखा है, जो है कौन सा, ऑप्शन ए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर आपको ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है क्लोज टू, तो यानी कि राउंड ऑफ करके। तो अगर आप यहाँ देखिए x की पावर z, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 की पावर 0.83, इसकी पावर z, तो ये z हो गया, ये बराबर दे दिया है y की पावर 5 के, तो y की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 0.09, ठीक है, और इसकी पावर है आपको 5, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। अब बेस सेम है तो पावर जो होती है वो इक्वेट हो जाती है, अगर इक्वेशन के दो तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा 0.09 इंटू 5, तो ये 9 पंजे 45 हो जाता है, और 0.2 डिजिट के पहले इसमें पॉइंट लगा तो यहाँ लग जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0.83, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 450 हो जाएगा, ठीक है। 450 को आप सीधा सीधा देखें तो यहाँ पे सबके इधर के डिजिट जो हैं वो अलग अलग हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये सीधा कितनी बारी में जा रहा है 8 पंजे 40, तो 5 के करीब जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 और 9 में ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, तो 0.5 वाला इसका आंसर होगा। हमें ज़्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर हमें एग्जाम की तरह करना है, तो 0.54 जल्दी से जल्दी हमने अपना आंसर निकाल लिया, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक फ्लास्क है जो जिसके अंदर पूरी तरीके से 20% वाले सल्फ्यूरिक एसिड से वो भरा हुआ है, ठीक है। एक कोई जार है, बीकर है, जिसके अंदर 20% वाला सल्फ्यूरिक एसिड से ये कंप्लीटली भरा हुआ है। अब ये करता है क्या है कि कुछ हिस्सा इस 20% वाले सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल के 4% वाले सल्फ्यूरिक एसिड से इसके सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस जब ऐसा करते हैं तो उसके बाद जो उसके अंदर बचता है वो क्या बचता है 10% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो हमें ये बताना है कितना प्रतिशत 20% सल्फ्यूरिक एसिड का रिप्लेस किया गया है। तो देखिए एलिगेशन की मदद से हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए 20% वाला सॉल्यूशन था जिसमें से हमने 4% निकाला, और निकालने के बाद वो बन कितना गया 10%, ठीक है। तो जब हम 20 में से 10 गया तो ये 10%, 10 में से 4 गया तो ये 6%। तो जब हम इसका अनुपात निकाले तो कितना बच जाता है, ये हमारा 2 से काट देंगे तो 3 बार, और ये 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो है निकाला हुआ, तो निकाला कितना हमने 5, और टोटल कितना हो गया 5 3 8, तो यानी कि 5/8 हिस्सा हमने 20% वाले सल्फ्यूरिक एसिड से निकाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ऑप्शन इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 5/8, यानी ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक कैन है जो कि पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है। अब उसके अंदर से हम 6 लीटर का दूध निकाल देते हैं, ठीक है, और उसमें पानी भर देते हैं। ये ऑपरेशन 4 और बारी किया जाता है इस तरीके की चीज को, इन टोटल ये 5 बारी किया गया, तो उसके अंदर जो दूध और पानी का अनुपात है वो इतना हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम का कैन कितना था, या फिर वॉल्यूम कैन के अंदर दूध कितना था, क्योंकि सब फुल कंप्लीटली फुल था, इसका मतलब दूध की संख्या निकाल ली जाए या फिर कैन की, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम इस फॉर्मूले से कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी जो होगी मिल्क की या जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी हम कैसे करते हैं कि हम करते हैं उसमें कि ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम बोला जाए, या फिर ये सीधा बोला जाए कि क्वांटिटी कितनी है कैन की, ठीक है। हम बोला जाए कि
वॉल्यूम, अगर इसमें वैसे टर्म तो सही होगा वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम कैन का 1 माइनस हमने जो रिप्लेस किया है ना, रिप्लेस जो किया है वो अपॉन इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी दूध की या किसी भी की, और यहाँ पे आ जाएगा रिप्लेस कितनी बार किया है, टाइम्स कितनी बार हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो देखिए फाइनल क्वांटिटी निकाल ली हमको, तो हम दूध रिप्लेस कर रहे हैं तो दूध की फाइनल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही पूरी तरीके से कैन का भरा हुआ था, तो हम दूध की अगर क्वांटिटी निकाल लेंगे तो वही हमारी कैन की वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखिए 32/32:211, तो 32 बटे कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ठीक है, इनटू इनिशियल क्वांटिटी को क्या है, जो हमने वॉल्यूम है कैन का उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमने इसलिए क्या कि हम लीटर में निकालते हैं फाइनल क्वांटिटी जो आएगी लीटर में, तो लीटर में निकालने के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ कैन से मल्टीप्लाई कर लिया जो हमने x माना था। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैन x है, 1 माइनस 6 लीटर हम इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आ गया x, और हमने इस प्रोसेस को 5 बारी किया। इनिशियल क्वांटिटी कंप्लीटली फिल था दूध जो है केन के अंदर, तो वो भी हमारी सेम हो जाएगी। तो देखिए ये x से x चला गया, तो ये बच गया हमारा 32/243, ये बराबर आ गया 1 माइनस 6/x इसकी पावर 5। अगर अब हम इसमें बाय ऑप्शन देखें, बाय ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन ये देखेंगे तो यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 टाइम्स 81, तो यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए डिनोमिनेटर हमारा। तो बाय ऑप्शन में आप देखें, अगर आप बी वाला ऑप्शन डालते हैं तो 6 से सीधा 6/18 होता है, तो 6 से एक बारी में, 6 से ये 3 बारी में, तो ये बच जाता है हमारा 2/3, तो 2/3 की पावर 5। तो जब आप 2/3 की पावर 5 करेंगे तो ये आपका सीधा यही आ जाएगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे था। ठीक है, जो बराबर आ जाएगा कितना आपका 32/243। ठीक है, तो यही आपका बराबर आ जाएगा LHS RHS। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 लीटर। ठीक है, 18 लीटर था वॉल्यूम कैन का, या फिर अगर पूछ देता कि मिल्क कितना था स्टार्टिंग में, तो वो भी कितना 18 लीटर, क्योंकि कंप्लीटली फिल था वो दूध से कैन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक कोन दे रखा है जिसकी डायमीटर जो है बेस का वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा, तो इसका आधा हो गई, तो ये 12 सेंटीमीटर इधर आ गई। ठीक है, हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसको इस तरीके से 3 हिस्से के अंदर काटा जाता है। ठीक है, जिसमें जो नीचे से अगर देखा जाए तो पहला कट 7 सेंटीमीटर के ऊपर लगाया जाता है, और दूसरा कट नीचे से यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई को 3 बराबर हिस्सों में काटी जाती है, 7, 7 और 7। ठीक है, तो अब ये कहता है कि जो टॉप वाला है हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा जो हम इसको कहते हैं, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जब पाई की वैल्यू हमें 3.14 दिखी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का एग्जाम में क्या तरीका होता है, देखिए अभी अगर आप यहाँ पे देखें एक तरीके से कि ये ट्राइंगल हो गया है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये 7 है, ये कंप्लीटली क्या है 21, और ये आर रेडियस है, और ये आर कितना है 12। तो अगर आप इनका रेशियो निकाले साइड का, 7/21 इज इक्वल टू R/12। ठीक है, तो 7 से ये 3 बारी में चला गया, 3 से ये 4 बारी में, तो जो रेडियस आ जाएगी स्मॉल रेडियस वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब आप यहाँ पे इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो 49 + 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 65। तो देखिए ये √65 देखते ही आपको आंसर टिक कर देना है, कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ही आपको टिक कर देना है। क्यों पाई की वैल्यू 3.14 ले रखी है, कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है πRL। ठीक है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कोई कटेगा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। हमें इसको एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं था। तो देखिए ये थे कुछ क्वेश्चन, टॉप बेस्ट क्वेश्चन थे, मोस्ट डिफिकल्ट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए कि अगर ये वही क्वेश्चन कम टाइम में स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी तैयारी अच्छे लेवल की है, या फिर जिसने मॉक में अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है इतना शांत रखा है कि एग्जाम में भी वो कूल कंपोज होके सही तरीके से, देखिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, किसी भी कैलकुलेशन अगर देखी जाए, अगर हम सही तरीके से करें, लेकिन बस शर्त ये थी
कि इन कैलकुलेशंस को इस तरीक़ों से आपको मॉक के अंदर या आपने पहले कभी सॉल्व किया हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।